अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जिक्र करने वाले हैं कि मुसलमान साइंसदानों का बायोलॉजी के अंदर या साइंस की दीगर ब्रांचों के अंदर किस तरह से रोल रहा है। अब अगर हम बात करें तो मुसलमानों का रोल जो है बहुत ज़्यादा रहा है बायोलॉजी को डेवलप करने में, बायोलॉजी को आगे बढ़ाने के अंदर। उनका रोल किस तरह से रहा है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और ऑब्जर्वेशंस करना शुरू की पहली हिजरी सदी से। अब सवाल ये होता है कि मुसलमानों ने ये जो भी काम किया है, दरअसल ये इस्लाम की बात किया है, तो इस्लाम की बात किस वजह से? क्योंकि इस्लाम ने ख़ास तौर पर इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। तो तालीम के हवाले से क्योंकि इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है और मर्द औरत दोनों पर इल्म का हुसूल जो है वो फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो इस हिसाब से कई सारे मुसलमान जो थे वो यूनान की किताब पढ़ना शुरू कर दिए, या फिर जो संस्कृत ज़बान में किताबें लिखी हुई थी उन्हें उन्होंने पढ़ना और ट्रांसलेट करना शुरू किया। जब वो बुक्स ट्रांसलेट होकर आ गई अरबी के अंदर, तो अरबी में जो दूसरे लोग बैठे हुए थे, दूसरे शागिर्द जो थे, उन्हें भी समझ में आ गई और वो भी ज़्यादा काम करना शुरू कर गए। अगर मिसाल के तौर पर यूनान के किसी लोगों का इनकम्प्लीट वर्क था कोई भी, तो मुसलमान साइंसदानों ने उसे पूरा या कंप्लीट किया है। जैसे कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका यहाँ पर तो नाम मौजूद नहीं है, वो एक बहुत ही बड़े सर्जन थे। वो इलाज करते थे किडनी के स्टोन का। उसके अलावा इब्न अल हैथम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें नज़र के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि किस तरह से हमारी आँख काम करती है। ये यूनान के लोगों का इनकम्प्लीट वर्क था, लेकिन इन्होंने कंप्लीट किया था। तो कई सारे मुसलमानों का रोल रहा है। अब अगर हम बात करें तो कौन से नाम हैं, जैसे सबसे पहला नाम लिखा हुआ है जाबिर बिन हयान। मज़े की एक आपको ये बात बताऊं कि तारीख़ के अंदर हमें किसी भी जाबिर बिन हयान की मौजूदगी का नहीं पता चलता। यहाँ पर तो ये बात मौजूद है कि ये ईरान में पैदा हुए थे, लेकिन हमें कुछ भी इनके हवाले से नहीं पता। हमें कैसे पता चला जाबिर बिन हयान के बारे में? अगर हमें पता चला तो हमारे पास सिर्फ कुछ किताबें मौजूद थीं। उन किताबों के ऊपर नाम लिखा हुआ था जाबिर बिन हयान। तो वहाँ से लोगों ने अंदाज़ लगा कि कोई जाबिर बिन हयान है जिसने किताब लिखी, लेकिन असल में कौन था इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। कहीं जगह पर आपको ये मिलेगा कि ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द था, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी किसी भी मुलाकात में जाबिर बिन हयान का ज़िक्र नहीं है। क्योंकि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के, लेकिन कहीं पर भी इसका ज़िक्र नहीं मिलता। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द है? एक किताब पर जाबिर बिन हयान ने लिखा कि ये किताब मैं डेडिकेट करता हूँ इमाम जाफ़र सादिक को। तो उस हिसाब से हमें ये अंदाज़ा लगा कि ये शायद इमाम जाफ़र सादिक का शागिर्द है। लेकिन असल में कौन था? कौन सा शख्स था जिसने जाबिर बिन हयान का नाम यूज़ किया और फिर ये सारे काम किए? तो हमें नहीं मालूम कि ओरिजिनली कौन सा शख्स था। बस हमें एक जाबिर बिन हयान का नाम मिलता है। अगर हम बात करें कि जाबिर बिन हयान ने कौन सी फ़ील्ड में काम किया, उन्होंने केमिस्ट्री में काफ़ी काम किया है। केमिस्ट्री में कई सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं। इस वजह से इन्हें फ़ादर ऑफ़ अलकेमी कहा जाता है, कीमिया का फ़ादर। उसके अलावा इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पर भी बुक लिखी है। जो किताब इन्होंने प्लांट्स पर लिखी है उसका नाम है अल नबातात, और जो एनिमल्स पे किताब लिखी है उसका नाम है अल हैवान। ये दो इनकी किताबें हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। तो क्योंकि इन्होंने प्लांट्स एनिमल्स दोनों पर किताबें लिखी है, तो हम इनको एक बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। केमिस्ट के अलावा ये बायोलॉजिस्ट भी हैं। उसके बाद हम दूसरे साइंटिस्ट का ज़िक्र करें जिसका नाम है अब्दुल मलिक असमी, जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट थे। यानी कि इनका ताल्लुक़ प्लांट्स के साथ नहीं था, इनका सिर्फ एनिमल्स के साथ था। तो एनिमल्स पर इन्होंने अलग अलग किताबें लिखी। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि हॉर्स के ऊपर आप किताब लिखें, हॉर्स के ऊपर आपकी जितनी नॉलेज है आप 5-6 पेजेस मुश्किल से लिख पाएंगे। मैं खुद भी ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी है। जैसे किताब है अल खेल, ये हॉर्स के ऊपर लिखी हुई किताब है। अल अबिल, ये कैमल के ऊपर किताब लिखी हुई है। अलशत, ये शीप के ऊपर। अल वहुश, ये जंगली जानवरों के ऊपर लिखी हुई किताब है। और इंसान की बॉडी पर भी इन्होंने एक किताब लिखी, ह्यूमन बॉडी पर, जिसका नाम है खलकुल इंसान। इस खलकुल इंसान के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स का जिक्र किया है और उन पार्ट्स के फंक्शंस का जिक्र किया है। इनकी मशहूर किताबों के अंदर खलकुल इंसान का हमें नाम मिलता है। उसके बाद बात करें अबू अली सीना के बारे में, तो अबू अली सीना हकीम थे। अब ये ज़हन में रखिएगा कि पहले के ज़माने में हकीम कोई आम बात नहीं हुआ करती थी। हकीम आम बात क्यों नहीं है, इसका आप इस मिसाल से समझ लें कि आज के दौर में जो डॉक्टर्स हैं उनमें या तो सर्जन हैं या फिजिशियन आपको नज़र आएंगे। अगर सर्जन की बात करें तो वह भी स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है तो वो सिर्फ दिल का इलाज करेगा, उसका बाकी के बॉडी पार्ट से कुछ नहीं जाए। कोई लंग्स का डॉक्टर है तो वो लंग्स के हवाले से बात करेगा। तो ये हमारे पास कुछ सर्जन्स मौजूद हैं। लेकिन अगर बात करें फिजिशियंस के बारे में, वो फिज़िकली एग्जामाइन करेगा किसी भी इंसान को। लेकिन जो पुराने दौर में हकीम हुआ करते थे वो तमाम के तमाम काम करते थे।
हाँ, उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी कि हार्ट को कैसे दूसरे इंसान में लगाया जाए, लेकिन वो सर्जरी भी खुद करते थे, फिज़िशियन के तौर पर भी वो खुद मौजूद थे। ना सिर्फ वो सर्जन और फिज़िशियन के तौर पर होते थे, पर वो मेडिसिन भी अपनी खुद की बनाते थे। तो इसी तरह से बोली सिन्हा ने कई सारी मेडिसिन्स बनाई, तो इसे फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और यूरोप के अंदर जो बोली सिन्हा का नाम है वो अविसिना लिया जाता है। अविसिना अली सिन्हा की बिगड़ी हुई सूरत है। अली सिन्हा को उन्होंने अविसिना बना दिया। अब अगर हम बात करें कि इन्होंने और कौन-कौन सी बीमारियों के बारे में हमें बताया, तो इन्होंने एक तो बताया ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से। ये ट्यूबरकुलोसिस कौन-सी बीमारी है? इसको आमतौर पर टीबी कहा जाता है, जो लंग्स की बीमारी है और बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके अलावा इन्होंने हमें बताया मेनिंजाइटिस के बारे में। ये जो मेनिंजाइटिस है, ये दिमाग के गिर्द जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, उनके फूल जाने की बीमारी है, इन्फ्लेमेशन है ये। तो मेनिंजाइटिस के अलावा इन्होंने कुछ और इन्फ्लेमेशंस के बारे में भी बताया, कुछ और जिस्म में सूजन जो होती है उनके हवाले से भी बताया। ना सिर्फ इन्होंने बायोलॉजी के अंदर काम किया, पर इन्होंने मैथमेटिक्स में भी काम दिखाया है, एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों के इल्म के हवाले से भी इन्होंने काम किया है, फिज़िक्स में भी इनका काम मौजूद है, पैलेंटोलॉजी में भी, और म्यूज़िक के अंदर भी काम मौजूद है। यानी ये बायोलॉजी के अलावा, मेडिसिन्स के अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, पैलेंटोलॉजी, म्यूज़िक, इनके अंदर भी काम दिखा है। अब अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन-सी किताबें लिखी हैं, तो इनकी यहाँ पर 2 किताबों का ज़िक्र है। एक किताब जिसका नाम है अल-शिफ़ा, यहाँ इन्होंने फ़िल तिब अल-शिफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन किताब का नाम है अल-शिफ़ा। एक ये किताब जिसका मतलब ही होगा सेहत, शिफ़ा सेहत के लिए यूज़ होता है। और दूसरी किताब जिसका नाम है अल-कानून फ़िल तिब। अल-कानून फ़िल तिब का मतलब होगा कि तिब के उसूल, कानून का मतलब होता है रूल्स, उसूल। अल-कानून फ़िल तिब, तिब के उसूल, मेडिसिन्स के उसूल, मेडिसिन्स कैसे काम करती है। तो ये इनकी 2 किताबें, बुक में अल-कानून लिखा हुआ है। अल-कानून अगर हम बात करेंगे तो कानून का मतलब होता है लॉज़ या रूल्स, तो कोई ये वकील नहीं थे जो कानून के हवाले से कोई किताब लिखे। तो इन्होंने की किताब है अल-कानून फ़िल तिब और दूसरी है अल-शिफ़ा। ये 2 किताबें इन्होंने मेडिसिन्स के हवाले से लिखी, क्योंकि ये एक बड़े हकीम थे, खुद दवाइयाँ बनाते भी थे और इलाज भी करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का ज़िक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।